तो मतलब पोस्ट एनेस्थेटिस्ट को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कॉमनली फेस की जा सकती हैं? सर इसको कैटेगराइज इस तरह कर सकते हैं कि या तो हम ओआर के अंदर बिफोर एक्सटुबेशन जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कर सकते हैं, और फिर जब एक्सटुबेट हो जाए पेशेंट और रिकवरी में जो कॉम्प्लिकेशंस है, दो में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जो ओआर के अंदर है वो इंट्राऑपरेटिवली जो पोस्ट ऑप मतलब जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें हमारे पास हाइपोथर्मिया है और डिलेड रिकवरी है, डिलेड अवेकनिंग है, और इसके अलावा जो है न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं तो उसमें डिलेड आ रही है, ट्विचेस जो नहीं आ रही, पूरी पेशेंट नहीं अवेक हो रहा, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं आ रहा। और इसके अलावा इसके अलावा ये तो ओआर के अंदर हो सकती है। इसके अलावा हाइपोटेंसिव हो सकता है पेशेंट, टैकीकार्डिक हो सकता है, और ये तो ओआर के अंदर हो सकती है। और एक्सटुबेशन करने के बाद फिर जो रिकवरी में फिर वो अलग उनकी कॉजेज हो सकती हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर और ऑपरेशन थिएटर के बाहर ये डेफिनेशन से ना आप पूरी तरह देखिए ना, आप फंस गए ना, मैंने आपको उसमें नहीं टोका, लेकिन आप खुद सोचिए कि ये यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, एम आई राइट? आप खुद भूल गए ना। अब आप ये देखिए कि अगर आप उसको, मैंने उसमें हिंट भी दिया था, हीमोडायनामिक, रिस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल, ये इस तरह करके अगर आप बताइए तो वो आप ज्यादा बेहतर तौर पे उसको फिगर आउट कर लेंगे। जैसे देखिए ना, जब आपने अभी चले उसी को ही अगर ले लें, तो एक्सटुबेट करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाइपरटेंसिव रिस्पांस आ सकता है जी, हाइपरटेंसिव रिस्पांस आ सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट स्पैज़म हो सकता है। हाँ, जो हाइपरटेंसिव रिस्पांस है उसमें हाइपरटेंशन होगी, टैकीकार्डिया होगा, उस टाइम पे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है ना। उस टाइम पे प्रेशर बढ़ जाएंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है उस टाइम पे। जो अगर आपने सिंपैथेटिक रिस्पांस को ब्लंट नहीं किया तो इट विल हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, तो उसके अंदर आपका जो हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटीज है वो हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको एक्सटुबेट कर दिया, उस टाइम पे लेरिंगोस्पैज्म हो सकता है, ठीक है। उस टाइम पे क्योंकि लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया लैंडिंग हो रही होती है, जिस तरह टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो वही वाली बात हो गई कि लैंडिंग के वक्त जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, एस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने मतलब लाइक ये कि रीक्लोराइजेशन हो जाए, आप ये जाहिर बात है, आप तो जब एक्सटुबेशन क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तभी आप उसको एक्सटुबेट करेंगे। लेकिन अगर आपने एक्सटुबेशन क्राइटेरिया के फुलफिल करने के बाद आपने एक्सटुबेट किया लेकिन रीक्लोराइजेशन हो गई, अच्छा रीक्लोराइजेशन का क्या मतलब है? रिकॉग्नाइजेशन यही है ना कि दोबारा पेशेंट जो है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक हो जाएगा उसका। क्यों, वजह? उसका उसकी वजह ये हो सकती है, या तो हमने जो न्यूरोमस्कुलर जो इंटरमीडिएट एक्टिंग अगर दिया हुआ हमने, तो हमने कोई शॉर्ट एक्टिंग दे दिया उसके बाद बिफोर एक्सटुबेशन। नहीं, ये तो फिर ये तो एग्जैक्टली रीजन ना हुई ना। रीजन तो इंटरमीडिएट क्या शॉर्ट एक्टिंग से नहीं हो सकता? एट्राक्यूरियम से भी रिक्लोराइजेशन नहीं। एक मिनट उनको बता लेने दे पहले, फिर आप जो मिस करें वो आप बताइएगा। एक मिनट उनको पूरा जी। क्या एट्राक्यूरियम से रिक्लोराइजेशन नहीं हो सकती, आपका कहने का मतलब ये? नहीं हो सकती है सर, हो सकती है। देखिए, तो इसका मतलब है ये ना हुआ ना, एजेंट से फर्क नहीं पड़ता ना। थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या रीजन होती है। क्योंकि देखिए, अच्छा मुझे इसी में ही मुझे आपसे एक और कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेता हूँ सारों के आपके। तो न्यूरोमस्कुलर जो रिवर्सल होता है वो कैसे एक्ट करता है? वो तो सर एंटीकोलिनेस्टेज होते हैं ना बेसिकली। वो क्या करते हैं? जो जो एंटीकोलिनेस्टेज देंगे तो हम जो
एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन है उसको वो रोकेगा और एसिटाइलकोलिन बढ़ा देगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ना ये, जो ठीक है। सारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं। तो हम्म एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाएंगे, रिसेप्टर पे आएंगे तो वो वेयर ऑफ हो जाएगा जो ड्रग है, और पेशेंट जो है वो जो न्यूरोमस्कुलर जो एनएमजे जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। हम्म। अच्छा ठीक है। तो मतलब जो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं वो कहाँ जा रहे होते हैं? वो तो सर वेयर ऑफ होंगे ना, वेयर ऑफ कैसे? होके वो आइदर या तो रीनली या हेपेटिक एक्सक्रीशन होगी, या फिर जो है वो हॉफमैन से करेंगे जो रीनल या ये है हेपेटिक एक्सक्रीशन नहीं होगी, सही लफ्ज बोले। मेटाबॉलिज्म हेपेटिक या मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म होगा ब्लड में, जी या जी मेटाबॉलिज्म होगा लिवर में, और वो या जी एक्सक्रीट होगा किडनीज के जरिए, या वो एक्सक्रीट किडनी होगा बाइल के जरिए। ठीक है। बाइल का ये ओके ये है उसकी। तो बेसिकली अगर मतलब लाइक है कि उसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर वो अभी स्टिल मेटाबलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो दोबारा से रिक्लोराइजेशन कर सकता है। तो बेसिकली ये एक कॉज होती है। अच्छा, इसी वक्त ये कि आप कब कहें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, अगर आप सॉरी न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जी। न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग में किस वक्त आप एक्सटुबेट करेंगे यूजुअली पेशेंट को? उसमें उसमें या तो ट्रेन ऑफ 4 मोर देन 0.9 है, या हम्म। फिर ये है कि थर्ड ट्विच जो 0.75% जो रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं इसमें, ओके। उसमें हम रिवर्स करेंगे जी। अच्छा, अगर आपने नर्व स्टिमुलेटर नहीं किया तो प्रैक्टिकली कब आप कहेंगे कि ये वापस आ गए? क्लिनिकली तो सर वो फिर हम वो देखेंगे ना, उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट देखेंगे, उसका रेस्पिरेटरी टाइटल वॉल्यूम एफर्ट देखेंगे कितना। से ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका? वो जो 5 सेकंड हेड अप जो तो फिर आप रेस्पिरेटरी एफर्ट क्यों पहले बोल रहे जी हैं? जी जी ठीक है, टू द अच्छा पॉइंट स्पेसिफिक आंसर दीजिए। जी अच्छा, जी जी ओके वो हो गई। उसके बाद जो है मतलब बेसिकली इसी वजह से जो आप देते हैं ना सुगामेडेक्स, जाहिर बात है आप लोगों ने तो आपने तो यूज की भी होगी। सुगामेडेक्स से जी बाइंडिंग हो जाती है, तो इसलिए उसके अंदर ये प्रॉब्लम रिपोलराइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपने एडिक्वेट डोज दी है ना, जो जी तो उसके अंदर रिक्लोराइजेशन होने के चांसेस कम हो गए। डॉक्टर नसीम प्लीज अपना, हाँ ठीक, थैंक यू। तो ये बात हो गई। तो उसकी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है इमीडिएटली। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे अगर ऐसा हो जाए? व्हाट विल यू डू? अगर आप रिलोकलाइजेशन में तो फिर हम फिर पेशेंट को एक्सट्यूबेट नहीं करेंगे उसको, नहीं, और आपने उसको एक्सट्यूबेट कर दिया ना, आपने तो पहले ही हमने बताया कि आपने एक्सट्यूबेट कर दिया। जी जी तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास? सर उसमें तो वही है कि हम डिग्री ऑफ वो देखेंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग कितनी हुई है, पेशेंट कितनी ब्रीदिंग नहीं, कितनी देखिए एफर्ट है उसकी। प्रैक्टिकली तो उस टाइम पे आपको क्या, आपका आंसर कहाँ से शुरू होना चाहिए? मैं आपसे ये टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड तो बात वो पूछ रहा तो हूँ। तो एबीसी फिर पे आप शुरू होगा, देखिए ना, एयरवे ब्रीदिंग ये सर्कुलेशन। एबीसी वहां पर आप अगर आप ये बोलेंगे तो एग्जामिनर इरिटेट होगा। ठीक है, सही वो आप यही कहेंगे कि हम उसको देखेंगे कि उसका एयरवे मेंटेन हो रहा है, एयरवे आप उसको प्रॉप अप कर देंगे, एयरवे ब्रीदिंग जी सर्कुलेशन है। उसके बाद आप उसका जी नर्व स्टिमुलेटर का नाम ले सकते हैं, वो आप उसको नर्व स्टिमुलेटर से कंफर्म कर लें उस चीज को। ठीक है। ठीक है और उसके अलावा जो है वो आप ये देख लें कि कोई और चीज उसको एग्जेजरेट ना कर रही हो। लाइक यहीं पर ही अगर हम बाकी डिफरेंशियल बता दें कि इससे अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली हाइपोवेंटिलेशन होगी, या हाइपॉक्सिया जी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या जी कोई कोई एयरवे का रिफ्लेक्स आ जाएगा, लेरिंगोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, यानी कि बेसिकली पेशेंट इज इन लाइट प्लेन ना, यानी कि इन बिटवीन कैफियत में है। तो उसकी वजह से बिल्कुल अल्टीमेटली वो प्रेजेंट कैसे करेगा? वो आपको हाइपॉक्सिया हो रहा होगा या हाइपरकार्बिया हो रहा होगा, इनएडिक्वेट जो है वो आपकी ब्रीदिंग हो रही होगी। ठीक है, तो आपने उसको प्रॉप अप जी किया, आपने उसको सक्शन की, आपने देखा कि उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप उस टाइम पे मजीद रिवर्सल दे सकते हैं। अगर आपने उसकी डोज जो है वो आपने दी है, तो आप यू कैन रिपीट द डोज। ठीक है, कितनी डोज दी जाती है आमतौर पे? सर 2.5 मिलीग्राम नियोस्टिग्मिन देते हैं देखिए, विद एट्रोपिन और ये आपका ग्लाइकोफेनाकेट। आंसर बिल्कुल गलत है। आप 2.5 मिलीग्राम 5 किलो के बच्चे को भी दे देंगे? ओके ठीक है ना, आपने जो डोज है वो सही बताइए ना, 40 to 80 माइक्स पर केजी। 42 जी सर तो वो मतलब दैट विल बी अ बेटर आंसर। अच्छा, और ठीक है। उसके साथ आपने एट्रोपिन बोला है, तो एट्रोपिन देने की कोई कंपेलिंग इंडिकेशन होती है अगर आपसे कोई चूज करे
कि एट्रोपिन देना चाहिए या ग्लाइकोपाइरोलेट देना चाहिए, तो क्या आंसर होना चाहिए? सर उसमें डिपेंड करता है कि वो अगर तो प्रेग्नेंट पेशेंट है विद नॉन ऑफ सर्जरी के लिए आई है, तो उसमें हम जो है वो ग्लाइकोपाइरोलेट बेटर चॉइस है हमारी। और नो इसके नो अलावा जो नो 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 नो, वाई ग्लाइकोपाइरोलेट इन दैट पेशेंट? बाकी पेशेंट्स में नहीं है चॉइस ग्लाइकोपाइरोलेट। नसीम, आपको मैं है मौका सर, देता हूँ, ये इनको खत्म करने दें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जी। इसमें तो सर ये जो प्लासेंटर बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती ना वो, हाँ जी, जो तो ग्लाइकोपाइरोलेट है। आप न्यूस्टिग्मीन कर सकती है, तो जी जी। थ्रेटिकली जो है, थ्रेटिकली है, उससे तो हाँ ओके, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ब्रैडिकार्डिया होगा फिर, ओके। मतलब लाइक ये कि ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होता है या नहीं होता है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर आपसे थ्रेटिकली पूछा जाए तो थ्रेटिकल आंसर इज नियोस्टिग्मीन विद ग्लाइकोपाइरोलेट फॉर 2 रीजंस। एक तो नंबर 1 बात ये है कि वो ब्लड सॉरी प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस नहीं करता। दूसरी बात ये कि इस दोस्ती आपस में एक साथ है। एट्रोपिन लड़ाका तैयार है, जल्दी इफेक्ट आता है, जल्दी खत्म होता है। जल्दी हो ग्लाइकोपाइरोलेट जाता है जी। न्यूस्टिग्मीन के साथ ज्यादा मैच करता है, वो ज्यादा बेहतर जोड़ा है। उसकी उसकी जी इफेक्ट भी थोड़ा देर से आता है और ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा टाइम तक रहता है एज कंपेयर टू एट्रोपिन, ठीक है। दूसरी बात ये कि एट्रोपिन के जो है वो सेंट्रल कोलिनर्जिक जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ग्लाइकोपाइरोलेट, और उससे डिलीरियम और ये सारी चीजें। और कोई भी अगर ओल्ड एज का पेशेंट है या वैसे भी कोई भी हीमोडायनामिक स्ट्रेस है तो एट्रोपिन से ज्यादा टैकीकार्डिया होता है। आपका पर्पस, आपका मकसद टैकीकार्डिया करना तो नहीं हो। अगर कोई सिंगल मोस्ट डेंजरस फैक्टर पूछे तो वो टैकीकार्डिया है ना, तो यू डोंट वांट जी। टैकीकार्डिया इन योर पेशेंट, ठीक है। तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप इवन जो आपका मकसद होता है इसके साथ मिक्स करने का, वो मकसद टैकीकार्डिया करना तो नहीं होता ना। वो मकसद तो जो कोलिनर्जिक, जो पैरासिम्पैथेटिक, जो मस्क्रीनिक इफेक्ट्स हैं उनको नलिफाई करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी एग्जैक्ट रीजन है कि ग्लाइकोपाइरोलेट, व्हाई ग्लाइकोपाइरोलेट इज अ बेटर चॉइस, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है। तो आपने उसको, आप उसको मजीद कर सकते हैं। अगर इससे भी ना हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगी? सो उसके बाद हमारे पास हम देख सकते हैं कि ओपियाइड ओवरडोज ना हो। वेरी गुड। प्यूपिल ओपियाइड ओवरडोज होगी तो आप क्या करेंगे? और आपको कौन सा फैक्टर इस वक्त आपको बताएगा कि भाई ये दोनों चीजें हैं, या तो साथ साथ या ओपियाइड ओवरडोज? अच्छा एक मिनट, ओपियाइड ओवरडोज के बारे में कौन बताएगा? आमना बताएंगी? आई थिंक यस, आमना आप बताएंगी ओपियाइड ओवरडोज में क्या फीचर होगा, या नसीमुद्दीन आप बताएंगे? आवाज आ रही है? आसिम भाई आप ही कंटिन्यू कर लें, वो लोग नॉट रिस्पॉन्डिंग। सर ओपियाइड ओवरडोज में हम जो है वो प्यूपिल वो देखेंगे साइज, कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल्स होते हैं आमतौर पे उसमें। और उसमें हम जो है वो जो नेलेक्सोन हम दे सकते हैं 40 नहीं, to 80 माइक्स। क्या ये क्या प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड जो है वो आपने उसको एट्रोपिन दिया हुआ है तो वो प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होंगे? नहीं वो तो तो रिलैक्स फिर प्यूपिल डायलेटेड कंस्ट्रिक्शन होंगे फिर। ज्यादा बेहतर साइन होता है या कुछ और चीजें भी हो सकती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोवेंटिलेशन जो होगा वो होगा एक। बिल्कुल ठीक है और तलहा, सही। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आपको कैसे पता चलेगा? सर वो उसको क्या नाम है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, उसकी जो मतलब जो रेस्पिरेशन है वो कम होगी, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कम होंगी और हाइपोवेंटिलेशन देखें, होगा, दो चीजें सैचुरेशन होती डाउन, हैं, दो चीजें ड्राउजी होती हैं। होगा, सैचुरेशन डाउन होगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक रेस्पिरेटरी रेट होता है, एक रेस्पिरेटरी डेप्थ होती है। जो इसका इफेक्ट ज्यादा जो होता है वो डेप्थ पे होता है या रेट पे होता है या दोनों पे होता है? मेरा ख्याल है दोनों पे होता है सर। रेस्पिरेटरी रेट पे होगा ना। शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी। मुझे नहीं पता है, आप बताएं, एनीवन? सर मुझे मुझे लगता है दोनों पे होता है सर। ओके। अच्छा, जो बेंजोडाइजेपीन है उससे भी रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है या नहीं होता? बेंजोडाइज़ेपिन से नहीं सर।
नहीं, बेंजोडाइजेपिन से भी रेस्पिरेटरी। राबिया जी, तो एनीवन इसमें ऐड ऑन करना चाहे, बेसिकली देखें उस टाइम पे आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा, एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते, लेकिन यूजुअली जो है वो उसमें मेरा ख्याल है कि रेस्पिरेटरी रेट पे ज़्यादा इफेक्ट होता है ओपियाइड से, दोनों पे ही इफेक्ट होता है, लेकिन रेट पे आई थिंक ज़्यादा होता है। ठीक है, एनीवन कैन करेक्ट मी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग से निकल जाती हैं अक्सर। ठीक है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, आई थिंक दोनों पे इफेक्ट होता है या रेट पे ज्यादा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनिशियली रेट पे ज्यादा होगा, टाइटल वॉल्यूम ठीक रहेगा, ज्यादा हायर डोज पे जाके फिर जाहिर है उसका टाइटल वॉल्यूम। ताहिर भाई थैंक्स फॉर करेक्शन। तो बेसिकली ये अच्छा, और ताहिर भाई इसमें ऐड ऑन कर दें, ये भी मेरा बहुत क्लियर आंसर नहीं है मेरे पास, बेंजोडाइजेपिन में क्या होगा? भी हायर डोज में जाके तो सारा डिप्रेशन हो जाएगा ना, सीएनएस डिप्रेशन होगा। नहीं, अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो कि ये डिफरेंशिएट करना तो उसमें इनिशियली नहीं होगा। आप ओपिएट एंटागोनिस्ट दिया आपने नैलोक्सोन, ठीक है, अगर वो उससे रिस्पॉन्ड कर गया तो इट मींस दैट इज द कॉज, और अगर आप उससे नहीं होता तो फिर देन यू कैन थिंक समथिंग एल्स। और इस मौके पे आसिम भाई, और को आपको तो ये आंसर पता होगा, किसी और से पूछना चाहिए पाकिस्तान में जिन्होंने नहीं देखी है दवाई। अब चलें, और क्या दे सकते हैं? आपने नैलोक्सोन दिया, नैलोक्सोन आपने कितनी डोज देंगे नैलोक्सोन? सर ये 400 माइक्स का आता है एम्प्यूल, और इसको डाइल्यूट करते हैं 10 सीसी में, और 1 to 2 सीसी तकरीबन देते हैं, तो उसमें रिवर्ट हो जाता है। आपने फिर इसकी, अगर आपसे अव्वल तो डोज आमतौर पे एग्जामिनर्स नहीं पूछते, लेकिन अगर आप देंगे तो आपने वेट बेस्ड डोज बतानी है ना। वेट बेस्ड, आप बोलसेस बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वेट बेस्ड डोज की बोलने की प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। अच्छा, और क्या, और अगर आपने नैलोक्सोन दिया इफेक्टिव नहीं हुआ, फिर नसीम आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जी, अच्छा, ये एम डॉट ने डॉक्साप्रेम लिखा है, डॉक्साप्रेम क्या होता है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या, कैसे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है या सीएनएस स्टिमुलेंट है? जनरलाइज सीएनएस स्टिमुलेंट है। और इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? सर इसमें सीजर्स होते हैं, और हाई डोज में इस्कीमिक हार्ट डिजीज में और हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं देते हम इसको। आप हमेशा देखें, ये एक इसमें आपके पास अगर फ्लूमैज़िनिल होगी, मैंने आज तक कभी जिंदगी में यूज नहीं की, अवेलेबल देखी है लेकिन मैंने कभी आज तक यूज नहीं की। नैलोक्सोन यूज की है, डॉक्साप्रेम से मैंने एक दफा यूज किया था, तो एक्चुअली मे बी वो शिवरिंग थी, आई कुडंट डिफरेंशिएट, लेकिन एक्चुअली आई सॉ सम सॉर्ट ऑफ सीजर एक्टिविटी। ठीक है, मैंने यूज किया था। वो तो है सर, डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, तो वो डॉक्यूमेंटेड इफेक्ट मैंने देखा है थोड़ा, हालांकि मैंने उसको मेरे ख्याल 5 मिलीग्राम दिया था, सिर्फ 5 मिलीग्राम दिया था, लेकिन 5 मिलीग्राम से ही उसको जो है ना सम जर्की मूवमेंट्स हुई थी। अब मे बी इट वाज 5 तो बहुत कम है ना सर, इसका तो 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी है ना इसका, तो इसकी जो डोज है मुझे अब याद नहीं है, बहरहाल बहुत थोड़ी डोज दी थी, हम लोग बहुत थोड़ी डोज दी थी, मुझे एग्जैक्टली भूल भी गया, इट इज 7 years बैक किंग फैसल में। एडल्ट में हम आमतौर पे सर 40 मिलीग्राम देते हैं इनिशियल, तो उससे रिवर्ट हो जाता है पेशेंट। नहीं 5 मिलीग्राम ओनली, मैंने 5 मिलीग्राम पर केजी नहीं बोला, मैंने 5 मिलीग्राम बोला। जी सर। एनीवेज ये इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आपको इस मौके पे आपको सारी चीजें, अगर आपने ऑक्सीजन लगाई, आपने उसको हाई फ्लो, आप इसमें ये बोले ना कि आपने उसको प्रॉप अप किया, आपने उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन दी। ठीक है, हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के लिए क्या कर सकते हैं आप बैग विद नॉन ब्रीथिंग से लगा देंगे। अच्छा, उससे भी नहीं हुआ तो अगला स्टेप क्या होगा? आप सीपैप कर सकते हैं। अगला सीपैप, टीपी से सीपैप, आप उसको सीपैप लगा दें। सीपैप से भी नहीं होता तो फिर आप यू विल गो फर्दर। ठीक है, और साथ साथ आप देखेंगे कि कोई और हीमोडायनामिक इफेक्ट तो नहीं आ रहे, कोई और इंसिडेंस तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली आप तरतीब इस तरह बता सकते हैं। ठीक है, आपने फ्लूमैज़िनिल दे दी जो कि बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट है, आपने डॉक्साप्रेम का नाम ले लिया कि अगर अवेलेबल हो, और बाकी सारी चीजें आपने रूल आउट कर ली, कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख ली, और जब भी आप इवन नैलोक्सोन भी दें तो आपको पेशेंट को बाद में पेन शुरू हो सकती है और सिंपैथेटिक रिस्पांस आ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, इवन विद नैलोक्सोन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने एंटिसिपेट कर ली। अच्छा जनाब,
हीमोडायनेमिक अगर इफेक्ट्स हों तो क्या करेंगे, टैकी का वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको इतना ज़्यादा नहीं इस वक्त टच कर रहा। वो हाइपरटेंशन होगी तो क्या करेंगे जी? आप जब आपसे सवाल पूछो उस वक्त आप जवाब नहीं दे रहे, कहाँ गए भाई? आइसोकेट मैं तो आइसोकेट देता हूँ सर बोलस में। नहीं तलहा, आइसो अव्वल तो ये कि ट्रेड नेम्स नहीं बोलने, जेनेरिक नेम। अच्छा सर, सॉरी सर, सॉरी सर। दूसरी बात ये कि मतलब ये एक लम्हे के लिए जिना हॉस्पिटल और म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी से बाहर निकल के बताओ एग्जैक्टली क्या चीज देनी चाहिए उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। पहले तो आपने आंसर में ये बताना है, अगर हाइपरटेंशन हो रही है ना तो आप देखेंगे कि पेशेंट को उस टाइम पे पेन, हम स्पेसिफिकली इस वक्त बात कर रहे हैं पेन है या यूरिन की वजह से है? यूरिन की वजह से भी मतलब प्रेशर आपने बढ़ जाता है। बेसिकली इट कैन बी एनी कॉज ना, तो आप एनेस्थीसिया से रिलेटेड देखेंगे, कोई दवाई ऐसी तो नहीं जा रही थी, कोई ऐसा कॉज आपने, यानी कि बेसिकली आपकी अप्रोच वही होगी एनेस्थीसिया रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें आपने एनाल्जेसिया को कर लिया, आपने पोस्ट ऑपरेटिव और ये यूरिनरी रिटेंशन को आपने देख लिया, ये सारी चीज़ों के बाद उसके बाद फिर आप फार्माकोलॉजिकल एजेंट पे जाएंगे, ठीक है। आप अगर हार्ट रेट ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, तो आप उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। आप उसको लेबिटालॉल दे सकते हैं। तो आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट है वो शॉर्ट एक्टिंग है, उसको देने का कोई फायदा नहीं है, उसको देने के लिए आपको फिर इन्फ्यूजन में चलाने पड़ेगा। एंड एक्चुअली दिस आइसोकिट जिसको आप कह रहे हैं, इट्स एक्चुअली नॉट एंटी हाइपरटेंसिव, इट इज एक्चुअली कोरोनरी वेजोडाइलेटर। एंड एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई यूज इट इन कार्डिक पेशेंट, and then that day I realized for the first time and I saw from my eyes that and I started isokit and blood pressure started to increase. कैसे हो सकता है भाई राबिया, आपने आइसोकिट दी है और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, ये क्या चक्कर है? जी सर, इसमें हार्ट रेट आप क्या कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया जी, इसका क्या मैकेनिज्म होगा? इन अ कार्डिक पेशेंट you give isosorbide dinitrate and the blood pressure starts to move up rather than going down. सर कार्डिक हार्ट रेट बढ़ाती है ना? anyone else इतनी देर में सोचो राबिया जी। हेलो जी जी हाँ सर, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तभी हाइपरटेंशन होगी। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। एक पेशेंट, मैंने अभी आपको हिंट दिया है कि कार्डिक पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट मींस उसको इस्कीमिया है। अगर आपने उसका इस्कीमिया को रिलीव कर दिया है बाय गिविंग अ कोरोनरी वेजोडाइलेटर, सो एक्चुअली ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज बिकॉज नाउ हार्ट इज पंपिंग नाइसली। समझ आई? अच्छा, सही है ये इसका क्योंकि एक्चुअली इट शुड नॉट बी, जो नाइट्रेट जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है वो कौन सा होता है? वो तो GTN होता है, ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट। नो, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। हाँ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सही है। आर्टीरियोलर वेजोडाइलेटर, दैट इज एक्चुअली एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ठीक है। तो ये आप नाइट्रेट जो आप कह रहे हैं वो हार्ट की एफिशिएंसी जब ठीक हो जाएगी तो फिर ब्लड प्रेशर बेहतर होना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं ना? नहीं मतलब देखें, मेरे कहने का मतलब ये है कि आइसोकिट जो हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज प्राइमरीली नॉट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। मैं आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, वो प्रैक्टिकली क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे सेटअप में, या ऐसा पेशेंट जिसके अंदर आप जो है वो नहीं यूज कर रहे इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, तो उसके अंदर यस इट कैन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूज नहीं की जा सकती या नहीं दी जाती या नहीं देनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि इट शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग टू टेल व्हेन समवन आस्क यू एंटी हाइपरटेंसिव। बताने का मकसद यह है कि वहां पर अल्फा बीटा ब्लॉकर जो लेविटालॉल है, दैट इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए उसका इफेक्ट भी रहेगा ना। जो आइसोकिट है वो तो आपको इन्फ्यूजन में चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लेविटालॉल को अगर टाइट्रेट करके देंगे और साथ अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है तो आप उस टाइम पे उसको फर्स्ट गो में इन्फ्यूजन तो नहीं चला देंगे ना। एम आई राइट? जी सर, बिल्कुल। तो मतलब मैं सिनेरियो बेस्ड बात कर रहा हूँ, मैंने आपको जो बात बताई है ये हर पेशेंट में नहीं होगा कि आप आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट दें तो पता लगे कि ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए। मैं आपको थेरेटिकली बता रहा हूँ कि उससे कोरोनरी वेजोडाइलेशन है, और अगर एक पेशेंट का हार्ट उस वक्त डाउन है
तो जब आपने हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाई है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसका हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव कर सकता है पेशेंट का, ठीक है, बढ़ भी सकता है, मतलब लाइक इट कैन इंक्रीज इवन, वही वाली बात जो मैं बता रहा हूँ ना कि जब उसकी इंप्रूव हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ। आपने उसमें लेबिटालॉल का नाम ले लिया, आपने एनाल्जेसिया का नाम ले लिया, आपने सारा कुछ किया, उसके अलावा और क्या की चीजें, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं उस टाइम पे हाइपरटेंशन के? सर उसमें पेन, अनकंट्रोल्ड पेन है, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, डिस्टेंडेड ब्लैडर है, हाइड्रोजेनिक कोई ड्रग चली गई है, और पेशेंट को सर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हो जिसको रिजम्पशन ऑफ लाइक उसकी दोबारा से एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट करने में डिले हो गया है, और उसके अलावा सर इनमें हाइपरटेंशन की कॉज और कोई पेशेंट रिलेटेड हो सकती है ना, कोई भी पेशेंट रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड आपने बता दिया, कोई इनएडवर्टेंट आपने मेडिसिन ऐसी दे दी है, ठीक है, रिबाउंड इफेक्ट आ गया है किसी चीज का, तो ये है। और अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोटेंशन, जी, हाइपोटेंशन को किस तरह आप? हाइपोटेंशन की भी सर इसी तरह पेशेंट रिलेटेड है, सर्जिकल है और एनेस्थेटिक रिलेटेड है। एनेस्थीसिया में रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स हो सकती हैं, और जो एनी इनएक्युरेट ड्रग लगती है। उसके अलावा इसमें जो पेशेंट रिलेटेड है उसके अंदर उसके पेशेंट को कोई हाइपोवोलेमिक पेशेंट है, उसके ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है, कोई इंटर एब्डोमिनल ब्लीड है, सेप्सिस तो है। सर्जिकल आ गया ना, पेशेंट जब पेशेंट रिलेटेड बता रही हैं तो पेशेंट रिलेटेड बताए ना, कि कोई कार्डियक इवेंट है, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, कोई रिस्पिरेटरी है, कोई न्यूरोलॉजिकल है, उस टाइम पे हाइपोटेंशन की वजह हो सकती है ना। जी जी सर, पेशेंट रिलेटेड में ये आती है, ये सर्जरी रिलेटेड है। पेशेंट हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप कैसे, उसमें क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इमीडिएटली? सर इमीडिएट respond again, I will deal patient on the with approach of ABCDE, and I will clear airway, maintain airway, give 100% oxygen, and pass IV lines, and assessment and management will go side by side. I will rule out the causes and manage accordingly, और फ्लूइड की जरूरत है तो फ्लूइड दूंगी, अगर ब्लीड कर रहा है तो ब्लड रिप्लेस करेंगे। और एक आप इमीडिएटली एक काम और भी कर सकते हैं फौरी तौर पे जिसका इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ, वो क्या है? अदर देन व्हाट वी आर टोल्ड, आपने ट्रेंडलन थोड़ा सा अगर आप उसका लेग साइड थोड़ा सा रेज करेंगे तो दैट विल आल्सो इफेक्ट। और उसके बाद ये है कि आप मतलब लाइक है कि आप यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, ठीक है। आपने जो एनेस्थेटिक इफेक्ट्स दी, जो दवाइयाँ दी हैं, वो उनकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब लाइक है कि आपकी अप्रोच जो है वही आप देखें, इस तमाम आंसर देते हुए आप अपनी अप्रोच यही रखें कि पेशेंट रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड, ठीक है। यू विल रूल आउट एनी सर्जिकल ब्लीड, ठीक है। आपका वोंड का कोई हेमाटोमा तो नहीं हो रहा, कोई जो उसकी ड्रेन्स है उसमें से तो नहीं ब्लड आ रहा, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो है आपने उसको इंट्राऑपरेटिवली आप उसको देख सकते हैं कि आपने उसको कितना फ्लूइड दिया था, ठीक है, और उसका कैसा आउटपुट आया था। यानी कि बेसिकली यू विल बी लुकिंग एट द पेशेंट इन अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है ना। आप उसकी उसकी आपके दिमाग के अंदर यही होना चाहिए कि कार्डिक कॉज हो सकती है, रेस्पिरेटरी कॉज हो सकती है। आप एसोसिएटेड सिम्टम्स देखेंगे कि हाइपोटेंशन विद टैकीकार्डिया है तो उसकी और कॉजेज है, हाइपोटेंशन विद ब्रैडीकार्डिया है या कोई और रेस्पिरेटरी आ रहे हैं तो आपके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, उसको कोई और इस किस्म के कार्डिक इवेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। और न्यूमोथोरिक्स मतलब वो बेसिकली वही सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में इस वक्त आ जानी चाहिए कि, या इसके लिए आप जुमला को याद कर ले कि यू विल रूल आउट एनी कैटास्ट्रोफिक हीमोडायनेमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइक ऑफ अ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई इस तरह का आप जुमला आप अपने तरफ से याद कर लें जिसमें आपकी वो सारी चीजें आ जाएं, ठीक है ना, जो विच कैन कॉज पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोटेंशन, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेंशन हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, इसी के साथ ही वो टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया है,
ठीक है ना। और उसके बाद जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो किस तरह होती हैं? नसीम, आप कुछ बताना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं? सर जी, ताहिर भाई कुछ आप बोलना चाहते हैं? एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूँ, वो फिर भूल जाएगा, दूसरे टॉपिक शुरू हो गए। जब आप नेलॉक्सोन देते हैं जी जी। तो उसका इफेक्ट कितनी देर रहता है? हाँ, लॉकडाउन का इफेक्ट भी चंद मिनट रहता है। मैक्सिमम हाफ एन आवर। जी ठीक है। अब रिकवरी में पेशेंट है आपका, लॉन्ग एक्टिंग उसको ओपियाइड मिला हुआ है, आपने नेलॉक्सोन दिया, पेशेंट अवेक हो गया, आपने उसको वार्ड में भेज दिया, वार्ड में जाके वो फिर उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है। ऐसे पेशेंट को ये आप ज़्यादा प्रोलॉन्ग आप रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि यू विल अवॉइड गिव एनी अदर रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। आप उस टाइम पे उसको उसके पोस्ट ऑपरेटिव नोट में ये चीज़ मेंशन कर देंगे। जी ताहिर भाई, एनीथिंग एल्स इसमें और? नहीं, बस यही मैंने करना था कि या तो उसको मोर देन हाफ एन आवर मॉनिटर करें रिकवरी मॉनिटर रूम में, करेंगे। जी ठीक है, या फिर उसको एचडीयू और आईसीयू में भेज दें। हाँ जी, सही। बस मैंने यही ऐड करना था। अच्छा अच्छा, जो और कोई बताना चाहता है इस बारे में कुछ? एनीवन? नसीम, आपने हैंड रेस किया था, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी। जो न्यूरोलॉजिकल होती हैं प्रॉब्लम, उसको क्या कहते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हो सकती हैं? सर जी इसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है, पेशेंट को डिलीरियम में जा सकते हैं पेशेंट, और उसके अलावा ऑलरेडी जिनको जो पेशेंट डिप्रेसिव हो, जो कौन, और जल्दी से बता दो, एनेस्थेटिक फैक्टर, पेशेंट फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर जिसकी वजह से डिलीरियम होगा। सर पेशेंट फैक्टर्स जो है उसके अंदर तो हमारे पास एज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, अल्कोहलिक पेशेंट है, पेशेंट ऑन विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पेशेंट जो है हैविंग सम डिमेंशिया, ऑलरेडी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट। और सर जो सर्जिकल फैक्टर्स हैं उसके अंदर प्रोलॉन्ग सर्जरी है, surgery with large fluid shift है and blood loss है, and surgery which required transfusion, और जिसमें hemodynamic instability आई है पर एंड एनेस्थेटिक रिलेटेड जो है ड्रग्स हैं जिनमें हमारे पास पिपिविकिन है, सॉरी, हमारे पास बेंजोडाइazepine है, ओपियोइड्स हैं, प्रोपोफोल है, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, और उसके अलावा जो फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में हाइपोथर्मिया है, पेन है, और उसके अलावा इनहेलेशनल एजेंट्स में कौन सा एजेंट होता है? इनहेलेशनल्स में सर ये हमारा क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं मेरे ख्याल है। नहीं, आइसो में नहीं होता। आइसो और सीवो और डेस में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उनसे रिलेटिवली रैपिड इमरजेंस होती है, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल डेसफ्लोरेन से होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है वो डिलीरियम में आपने सारी बातें बता दी हैं। हीमोडायनेमिक प्रॉब्लम है, हाइपोथर्मिया है, हाइपोटेंशन है, हाइपोवोलीमिया है, पेशेंट को पहले कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसके बाद जो है आपने उसको क्या नाम है उसका, फ्लूइड कम दिया है। और बेसिकली ये एक बहुत ट्रिकी चीज़ है कि बेंजोडाइजेपिन ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, और बेंजोडाइजेपिन जो पेशेंट रिसीव करता है उनके अंदर डिलीरियम होने के चांसेस भी होते हैं। ये अजीब सी एक बारीक सी चीज़ है, तो ये आप दोनों जहन में रखें। ठीक है। कैटामीन से डिलीरियम हो सकता है? नहीं सर, केटामीन से डिलीरियम तो नहीं, केटामीन से वो साइकोमोटर चेंजेस आती हैं, डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स हो सकती हैं, लेकिन डिलीरियम तो नहीं मैंने पढ़ा थी पे। अच्छा, और इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन अगर है तो उसके अंदर डिलीरियम होने के ज्यादा चांसेस होंगे। जो प्री ऑपरेटिव एंजाइटी है उसके अंदर ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है। अगर उसको पेन, स्पेसिफिक एज ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, उनमें डिलीरियम होने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है। और उसके अलावा पेशेंट में हैविंग मेडिकल एड्स, जैसे ईयर प्रॉब्लम है, आई यानी उनकी आई साइट चेंजेस हैं, अगर वो उनको नहीं प्रोवाइड की गई तो उनसे भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स या वो जो है ना डिलीरियम में जा सकते हैं। उनको एज सुन एज वो प्रोवाइड की जाए। और
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, और GA वर्सेस रीजनल। GA वर्सेस रीजनल, जी सर, रीजनल से कम है और GA से ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, और सर जी सर ये मैं पूछना चाह रहा था, ये जो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया अवेयरनेस की वजह से भी तो डिलीरियम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर उसको ठीक है। मतलब वो बेसिकली देखें, मेरी बात सुन, इट कैन बी एनी कॉज, ठीक है वो, लेकिन इसके उसको अंदर मैंने इसमें कवर किया है, ये जो अवेयरनेस वाली बात है इसमें किया कि हेमोडायनामिकली इंस्टेबिलिटी जो हुई है और जो पेशेंट की लॉन्ग सर्जरी चली है, तो उसके अंदर ये चीज हो सकती है कि जो है ना ड्रग्स, जो हमने एनेस्थेटिक ड्रग्स है उनकी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हुई है, या ब्लीडिंग हुई है। ब्लीडिंग होती है तो फिर हम हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें भी अवेयरनेस के चांसेस, और फिर जब अवेयरनेस होगी तो फिर कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपोथर्मिया, सब के अंदर हो सकता है, ठीक है। और फोलीज इटसेल्फ इज अ कॉज। फोलीज की वजह से देखा है आपने, बहुत पेशेंट इरिटेबल होते हैं। डिलीरियम को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? जी सर, डिलीरियम मतलब एक फोली कैथेटर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर, एंड ड्रेन्स और तो एक्स्ट्रा ड्रेन्स और कैथेटर्स जो हैं वो कोई भी होंगे, कैनुलास जो हैं वो भी जो है वो पेशेंट की, और इनकी मैनेजमेंट में सर ये है कि अगेन असेसमेंट और मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड। 100% ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, रिक्वायरिंग हेयरिंग एंड आई एड्स उनको वो प्रोवाइड करेंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे। हीमोग्लोबिन अगर ब्लड लॉस हुआ है तो HP ट्रांसफ्यूजन HP मेंटेन करेंगे, और उसके अलावा सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक, पेन है तो पेन रिलीफ करेंगे, और जो है डिलीरियोजेनिक जितनी भी ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करेंगे, और उसके अलावा जो है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हैं उनको ठीक करेंगे। हाइपोथर्मिया को मैनेज करेंगे। हाइपोथर्मिया को मैनेज करेंगे, या जी बिल्कुल ठीक है। हाइपोथर्मिया मैनेज करेंगे, और उसके अलावा रीएश्योरेंस करेंगे। रीअश्योरिंग है जी सर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और पेट्रन्स एंड जो है ना अगर छोटा बच्चा है तो उसकी मदर मामा एनाल्जेसिया, जो मामा एनाल्जेसिया है ना, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यस सर, कडलिंग एंड पेरेंट्स अलोंगसाइड द पेशेंट। जी, तो बेसिकली ये सम वर्ड्स अबाउट अच्छा, अगर आप टीवा करें या आप इनहेलेशन दें तो किसमें ज्यादा चांसेस होंगे? सर टीवा सर, इसमें टीवा में अवेयरनेस की वजह से जो है वो हो सकता है, और रिलेशनल नहीं, एक आंसर दें, टीवा इज बेटर, दैट्स व्हाई फ्यूचर इज टीक, दैट्स व्हाई इफ यू आस्क मी देयर शुड बी नो इनहेलेशन। मतलब जाहिर बात है कुछ आइसोलेटेड यूज होंगे इनहेलेशनल के, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो पूरा एनेस्थीसिया का जोर इस बात पे होता है कि आई ट्राई टू गिव मिनिमम पॉसिबल इनहेलेशनल एजेंट्स एंड गिव मसाला। अब तो यहाँ मैंने अरबियों को भी ना मसाला सिखा दिया, मसाला। वो मुझे आके कहते हैं कि यू आर गिविंग मसाला, तो मैं मसाला देता हूँ। बाय द वे, वो रेसिपी के अंदर कैटामीन, लाइडोकेन इन्फ्यूजन, डेक्समेडिटोमेडीन, प्रोपोफोल इन्फ्यूजन, वेरी गुड एनाल्जेसिया, इफ यू हैव फेंटानिल, आप उसको इन्फ्यूजन में दें, दैट विल आल्सो गिव यू नॉट ओनली बेटर एनाल्जेसिक कंट्रोल, इट विल आल्सो रिड्यूस द मैक रिक्वायरमेंट। तो आप उसको कॉम्बिनेशन, जितना आप इनहेलेशनल एजेंट ज्यादा देंगे वो उतना फैट में जाएगा, उतना उसको रिकवरी में टाइम लगेगा, ठीक है। चाहे वो जितना मिनिमम मेटाबॉलिज्म हो डेस्फ्लोरेन का, इट्स स्टिल। अच्छा, मजे की बात मुझे बताएं कि आइसोफ्लोरेन का ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है या सिवोफ्लोरेन का? सीवो सर मेटाबॉलाइज ज्यादा होती है, जी ज्यादा होती है। ये मुझे भी बहुत दिन तक भूला हुआ था ये, और मैं सबसे बहस कर रहा होता था कि नहीं जी, सिवोफ्लोरेन बहुत अच्छी है। सिवोफ्लोरेन का 2% मेटाबॉलिज्म है, डेस्फ्लोरेन का 0.02 मेटाबॉलिज्म है, आइसोफ्लोरेन का 0.2 मेटाबॉलिज्म है, और हेलोथेन का 20% है। इनके फिगर्स में थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन आप ये याद रखने के लिए इस तरह कर लें, 0.02, 0.2, 2 एंड 20, 0.02, 0.2, 2 एंड 20, ठीक है। तो 0.02 सर आपने आइसो को बताया ना, आइसो और नहीं 0.02 इज डेस्फ्लोरेन, 0.2 इज आइसोफ्लोरेन, 2 इज सिवोफ्लोरेन,
एंड 20% इज हेलोथिन। ठीक है। अच्छा, अब आपने हो गया डिलीरियम, तो अब आप क्या करेंगे? आपने रीअश्योरेंस किया, आपने मामा एनाल्जेसिया दिया, आपने सारे रिवर्सिबल किए, उसके बाद आप सारी चीजें फेल हुई हैं, तो दवाइयाँ कौन सी दे सकते हैं? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिसके अंदर हम जो है डोपामिन 2 एंटागोनिस्ट व्हिच इज हेलोपेरिडोल देते हैं, और जो है सर इसको आपने इसकी जो है मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। हेलोपेरिडोल कितनी देते हैं? हेलोपेरिडोल किन पेशेंट्स में नहीं देंगे? सर 2.5 mg 6 आवरली देते हैं ये, और सर क्यूटी बिलोंग करता है तो पेशेंट में बिलोंग क्यूटी इसको नहीं देंगे। और कोशिश, अच्छा ये बोलस को मतलब, अच्छा ये ना इसकी कोशिश किया करें, अगर डोज आप ना उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी एडल्ट की डोज आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप मिलीग्राम पर केजी में बताएं ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसमें फिर आपको गलती नहीं होती। वैसे तो रियल टाइम सिनेरियो के अंदर वो उन्होंने कोई ना कोई आपको पेशेंट दिया होगा तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन फॉर प्रैक्टिस पर्पज ना आप इसको इस तरह जहन में रखें, ठीक है ना। और एनीथिंग एल्स अबाउट डिलीरियम, एमरजेंस डिलीरियम? इस वक्त हम डिलीरियम ट्रेमेंस या डिलीरियम वैसे की नहीं बात कर रहे हैं, हम एमरजेंस डिलीरियम की बात कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स? आप उस पेशेंट को आप साइकेट्रिक एनालिसिस अगर वो नहीं होता किसी भी तरीके से, तो तब आप उसको पेशेंट को आपको HDO में भेजने की जरूरत पड़ सकती है। उसको जो है वो आपको जो साइकेट्रिस्ट की हो सकती है, और इस तरह की जो कंडीशन हो रही हो तो आपने रूल आउट करना है कि कोई इसको मतलब उसने ना आपको बताया और उसको कोई सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री हो। आप उसके ड्रग लेवल्स करवा सकते हैं, आप उसका मेटाबॉलिक प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप तमाम आप उसकी ABGs करवा लें, आप उसका अगर आपको सस्पेक्टेड है जैसे सिनेरियो के हिसाब से वो आप कह सकते हैं कि आप यू विल गो फर्दर, आप उसके अंदर मजीद डिटेल में जाएंगे, ठीक है जी सर। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पोस्ट ऑपरेटिव? हाइपोथर्मिया को कैसे प्रिवेंट करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव? सर मैं कीपिंग द जो है इसको वार्म ब्लैंकेट्स, वार्म एयर देंगे, ब्लैंकेट करेंगे, और उसके बाद नेल्बिन मतलब वो जो ओपियाइड दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के ट्रैक साइमल्टेनियस। नहीं, एक सेकंड, ऑक्सीजन देंगे। एक सेकंड, आपने कौन कौन सी चीजें आप सबसे पहले कमरे का टेम्परेचर ठीक करेंगे, एम्बिएंट टेम्परेचर को आप ठीक करेंगे। उसके बाद जो आप फ्लूइड्स दे रहे हैं आप उसको गर्म करेंगे। उसके बाद आप उसको वार्म ब्लैंकेट्स देंगे, आप उसको बेर हगर लगाएंगे, ठीक है तला। जो दवाइयां हैं वो एंड पे हैं, जो आप बता रहे हो आप सही बता रहे हो, लेकिन वो उसके लिए दवाई नेल्बुफिन नहीं है। वो कौन सी दवाई होती है जो दी जाती है? सर नहीं, जो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर शिवरिंग, क्या नाम है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर शिवरिंग, पैथेडीन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस, हाँ नहीं देखें, देने को आप कुछ भी दे सकते हैं उस मौके पे, लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस इज पैथेडीन या मेप्रिडीन, ठीक है। उसका नाम अमेरिकन बुक्स में मेप्रिडीन लिखा हुआ है और ब्रिटिश बुक्स में पैथेडीन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप शिवरिंग ये आपने, और बेसिकली आप कॉज को रूल आउट करेंगे, ठीक है। शिवरिंग और क्या क्या कॉज हो सकती है? सेप्सिस के अंदर, अगर सेप्सिस में पेशेंट जा रहा है, कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपने साथ देखना है कि क्या आइसोलेटेड है या कोई साथ और फीचर भी है, ठीक है। अगर एनाफिलैक्सिस है उसके अंदर भी शिवरिंग हो सकती है, चिल्स हो सकते हैं। उसको आपने अप्रिशिएट करना है कि उसको हो क्या रहा है। आप उसको फीवर भी हो सकता है, ठीक है ना। उसको इवन जो उस वक्त आपको फीचर हाइपोथर्मिया आप नहीं कर सकते, अगर आपने उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया है और उसको शिवरिंग और इस तरह के फीचर्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू रूल आउट कि उसको कहीं लास्ट तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब आपके पास सारी आपके डिफरेंशियल होना चाहिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव फीवर हो सकता है इमीडिएट पीरियड में? सर हो सकता है। उसमें क्या करेंगे? सर
अगेन वही हमारा इसमें भी यही ABCD अप्रोच है। और फिर उसके बाद एक मिनट राबिया, किसी और को बताने दे। पोस्ट ऑपरेटिव इमीडिएट पीरियड में फीवर हो रहा है, क्या करेंगे? जी आमना, आपका इंटरनेट ठीक हुआ है तो बोलें आप। एनीवन एल्स वांट टू टेल? आसिम भाई आप बता दें। हेलो जी जी आप हेलो, आमना आवाज आ बताएं। रही सर? जी जी बताएं आमना। हेलो जी जी आवाज आ रही है। सर, ऐसा है कि अगर पोस्ट ऑप इमीडिएट फीवर हुआ तो सबसे पहले हम लोगों ने उसकी एयरवे ब्रीदिंग रिससिटेशन एंड द वाइटल्स देखने हैं। वाइटल्स अगर हेमोडायनेमिकली स्टेबल है पेशेंट तो हम लोग उसको जो है ना फीवर को देखेंगे कि उसकी ग्रेडिंग क्या है, और अगर वो मसलन हाई ग्रेड फीवर है, लो ग्रेड फीवर है, उसी में हम उसके रूल आउट भी कर हाई सकते हैं ग्रेड कॉज फीवर को अगर भी। सडन हो गया तो आपके दिमाग में कौन कौन से कॉजेज आ सकते हैं? इसमें हम मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया है जो सबसे पहले आएगा। मतलब देखो सबसे कॉमन नहीं है, सबसे खतरनाक है, ठीक है? तो जी, आपको सबसे आपने खतरनाक है। रूल आउट करना है कि इसको हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो यू कैन, दैट इज, इफ इट्स नॉट दैट देन यू कैन टैकल इट, ठीक है? तो उसके बाद आप जी दूसरे सर। नंबर पे और क्या करेंगे? आप उसमें इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स देंगे। इसमें हम जो स्पॉन्जिंग के साथ मसलन स्पॉन्जिंग के साथ हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे। और और इसके वो अलावा सिपरेट फिर का क्या करते हैं, वो जो और सिपरेट के घास पीस बना के वो जो आर्मपिट्स में रखते हैं? एग्जैक्टली वो अल्कोहल के। एक मिनट तलहा, ये क्या टेक्निकल चीज है स्पिरिट्स वाला? नहीं सर, नहीं मुझे मैंने इसलिए पूछ लिया है नहीं नहीं ताकि नहीं नहीं, करेक्शन हो जाए। एक मिनट इनको बोलने दें। अब अगला क्वेश्चन आपने बताना है, ज़हनी तौर पे आपने ओलिक यूरिया का बताना है, आंसर सोच ले। अभी आपने इनसे पहले इनको बताने दें। जी जी आमना। उसके अलावा हमने टाइपेट स्पॉन्जिंग के साथ, बल्कि कोल्ड स्पॉन्जिंग के साथ, इसके अलावा अगर एनजी वगैरह पास की हुई है तो उसमें हमने वाटर डाल सकते हैं, हम कोल्ड नहीं वाटर। आप इतना आगे ना चाहिए ना, इतना आप आगे क्यों जा रही हैं? आपने वो तो देखो, अगर हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया या थायरोटॉक्सिकोसिस पेशेंट है तो वो तो उसकी पूरी अलग ड्रिल है, वो इतनी डिटेल में नहीं जा रहा मैं इस टाइम पे। हम सिर्फ फोकस करें कि आपने देख लिया कि भाई कोई ऐसा पेशेंट एट रिस्क तो नहीं है, उसमें जी आपने सर, सस्पेक्टेड कोई फीचर तो नहीं इसके है। अगर अलावा वो नहीं है तो अब आपने बात इसके नेक्स्ट है। अलावा हम लोगों ने ये करना है कि उसके जो कपड़े ब्लैंकेट वगैरह है उसको कम कर देना है, लो कवरेज रखनी है ताकि उसका जो कन्वेंशन से हीट है वो कम से और कम जो है ना वो एवापोरेट हो। और इसके और अलावा इसके एंटीबायोटिक्स देनी है और और फ्लूइड देना है। और आप उस वक्त और आप सेप्टिक स्क्रीन भी बता दें तो आपने उसका सारी बातें आ गई। आप उसका सेप्टिक स्क्रीन करवा सकते हैं, ठीक है? अगर उसमें एग्जैक्टली कोई कि ऐसी चीज लग रही है तो आपको जो है वो आपने सेप्सिस की तरफ चले जाना है। आप उसके ब्लड कल्चर्स भेज सकते हैं, यूरिन कल्चर्स भेज सकते हैं। आप उसको सर्जिकल जो टीम है उसके साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? आपने अगर जिससे उसको, कम्युनिकेट करना। हाँ जी, मतलब बेसिकली ये एक्चुअली इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यूजुअली नहीं होगा लेकिन इट कैन हैपन, ठीक है? तो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने उसके ये रखना है। एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने साइट देखनी है कि साइट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई ऑर्थोपेडिक का केस है तो वहां पे जो है उन्होंने बहुत टाइट बैंडेज कर दिया है तो 1 घंटे के बाद ही उसकी पता लगा वहां पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होना शुरू हो गया है, ठीक है ना? वो मतलब जी लगेगा सर। अगर उन्होंने 1 से 2 घंटे के बाद भी हो सकता है, अगर उन्होंने इतना टाइट कर दिया है तो, और पेशेंट को पेन भी शुरू हो सकती है और पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। मतलब बेसिकली इट कैन बी अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है? जी सर। डीवीटी वाली चीज आ गई। और उसके बाद ये कि फर्दर ये इट्स नॉट यूजुअली, इट विल बी रिलेटिवली पोस्ट ऑपरेटिव रादर देन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है? तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव अगर आपसे ये कहीं पूछ ले सवाल तो आप ये बातें बता सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ठीक। अब अगला अगला क्वेश्चन। हाँ जी तलहा साहब आप बताइए। ये ऑलिक यूरिया हो रहा है, यूरिन आउटपुट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट का काम आ रहा है, आप क्या कैसे अप्रोच करेंगे? और प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल इसमें डिवाइड करेंगे। ओके, पेशेंट के साथ क्या करेंगे? पेशेंट के साथ क्या करेंगे? आप डायरेक्ट उसका मतलब आपने जो बोला है सही बोला है लेकिन प्रैक्टिकली क्या करना होगा? जो आपने प्री प्रैक्टिकली पोस्ट रीनल बोला है सर उसमें आपने प्रैक्टिकली, खुद ही तो कहा था कि निजी अस्पताल से निकल के बात करो। हाँ प्रैक्टिकली आपने क्या करना है? प्रैक्टिकली नहीं नहीं, अच्छा सर, मतलब मेरे कहने प्रैक्टिकली का मतलब है प्रैक्टिकली आपके दिमाग में ऑलिक यूरिया के साथ क्या क्या बातें आनी चाहिए? हम ये करते हैं, वो देते हैं इसको लैसिक्स देते हैं ब्लड प्रेशर को। देखे ना, पहले आपने देखा कि उसकी उसकी परफ्यूजन ओवरऑल कैसे है,
अगर उसको पहले जी, उसकी परफ्यूजन खत्म हुई हुई है तो आप उसको डायूरेटिक दे देंगे? नहीं सर। आप उसका पहले देखेंगे कि उसकी बाकी हीमोडायनेमिक्स फीचर्स कैसे हैं। हाँ जी, हेमोडायनामिक्स उसकी आपने हो सकता है कि आपने उसको रीजनल एनेस्थीसिया लगाया और अब उसको यूरिनरी रिटेंशन हो गई या यूरिन नहीं आ रहा, रिटेंशन हो। ठीक यस। है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है ना, अगर उसको फोलिज नहीं जी जी, डला हुआ है बिल्कुल या हो डला हुआ सकता है तो बिल्कुल हो सकता आप देखेंगे कि उसके अंदर पॉसिबल कॉज क्या है, ठीक है। आप उसमें हीमोडायनेमिक स्टेटस देखेंगे, ओवरऑल पेशेंट को देखेंगे कि क्या उसमें कोई और हीमोडायनेमिक फीचर है। हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर ही रिकॉर्डेबल ना हो, तो फिर तो उसको हाँ जी, ओलिगोयूरिया होगा ना। हाइपरटेंशन हो। हाँ, जी तो जी। फ्रूसिमाइड इज द लीस्ट वांटेड थिंग, ठीक है। वो तो सब चीजें जब हो गई तो उसके बाद आपने फ्रूसिमाइड का नाम लेना है। बाकी आपने ब्लड प्रेशर मेंटेन किया, आपने बाकी सारी चीजें देखी, उसके बाद जी जी। आपने एंड पे अगर आपको कोई और चीज नहीं लगती तो तब आप उसको देंगे। करेक्टेबल चीजों को आप कर लिया, फिर उसके बाद आप उसको फ्रूसिमाइड का नाम ले सकते हैं। ठीक है फ्रूसिमाइड का सर। अच्छा, ओलिगोयूरिया विद ओवरलोड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। तब आपका फ्रूसिमाइड आंसर होगा, ठीक है। ठीक तो है सर। आपने अगर ठीक। हीमोडायनेमिक्स की बात सोची कि भाई इसके हीमोडायनेमिक्स कैसे, एक पेशेंट को यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, उसका ब्लड प्रेशर है 180/100, और एक पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा और उसका ब्लड प्रेशर है 80/40, तो आप दोनों में फ्रूसिमाइड तो नहीं देंगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे सब। आप 80-40 में तो बिल्कुल नहीं देंगे। आप उसका पेरिफेरल उसका स्टेटस देखेंगे, उसका जो हाइड्रेशन का स्टेटस देखेंगे उसका, फिर हाइड्रेशन आप का स्टेटस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है और सर। ब्लड प्रेशर और तो देखते हुए हमने देना है फ्रूसिमाइड, ऐसी बात नहीं। हाँ जी, आपने उसको हीमोडायनामिक स्टेटस आप देखने के आपके पास कार्डिक आउटपुट भी हो सकता है। इवन आपने जो मैंने उस टाइम पे हाइपोटेंशन के लिए बताया था कि आपने स्ट्रेट लेग रेज करके आप देख सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो रहा है या नहीं। अगर उसका स्ट्रेट लेग से ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो रहा है तो उससे आपको पता चल जाएगा। और क्या एक चीज होती है, कार्डिक आउटपुट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी जनरल कॉन्शियस लेवल हो गया, हाइड्रेशन स्टेटस हो गया, ये सारी बातें बता के अल्ट्रासाउंड से सीवीपी की, सॉरी, जो इंफीरियर वेना केवा है उसकी वेना केवा की कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा। अगर वो वेना केवा कंप्रेस हो रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, वॉल्यूम उसको जरूरत है। और अगर आपका पेशेंट हाइपोटेंसिव है, आपने उसको फ्लूइड दिया है और अब उसका आपने अल्ट्रासाउंड से देखा है तो उसका वीना केवा जो है वो डिस्टेंडेड है, तो इसका मतलब है इस पेशेंट को फ्लूइड की जरूरत नहीं है। इस पेशेंट को किस चीज की जरूरत है? सर प्रेशर्स की, प्रेशर की या आइनोट्रॉप्स की। आइनोट्रोप की जरूरत है, ठीक है। जी जी। आपने इसमें कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि हार्ट लोडेड है हार्ट, ठीक है। और उसमें फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे आइनोट्रोप वर्सेस वेसोप्रेसर अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। वेसोप्रेसर नहीं होगा, आइनोट्रोप होगा। उसकी वजह ये है कि यूजुअली जो है उसके अंदर पेशेंट इतना उसकी बिना केवल डिस्टेंडेड नहीं होगी, ठीक है। अगर उसका अनलेस वो सेप्टिक शॉक में, सेप्टिक शॉक के अंदर हाई वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। वो आपने उसके क्लिनिकल सिनेरियो से आप ने डिफरेंशिएट करना होगा कि आपको इसको आइनोट्रोप देना है या वेसोप्रेसर देना है, ठीक है। जो बाकी पोस्ट रीनल जो कॉजेज हैं, वो कोई उसको स्टोन है या वट जो भी है, इवन आपने ये भी बताना है कि हो सकता है उसका फोलिस ब्लॉक हो गया हो, तो आप उसको फोलिस को फ्लश करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस हो सकते हैं? जी, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का रखा इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? हो सकते हैं। वो बेसिकली कौन से, यूजुअली जो है अगर आपने उसको बहुत ज्यादा नॉर्मल सलाइन दे दिया है लाइन देते तो उसमें क्या होगा? हाइपरक्लोरोमिक एसिडोसिस होगा और उसके अलावा सोडियम वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और बाकी ये है कि देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एक न्यूरोसर्जिकल पेशेंट है, हाइपोक्लोरीमिया, और दूसरा ये कि पोटेशियम जो है ना उसके भी चेंजेस आ सकते अच्छा, बेसिकली जो न्यूरोसर्जिकल पेशेंट होगा उसके अंदर सोडियम का ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब लाइक इट विल डिपेंड ऑन द सिनेरियो, ठीक है।
अगर उसको न्यूरोसर्जिकल पेशेंट है तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव SIADH भी हो सकता है, उसको DI भी हो सकता है, उसको जो है वो क्या उसको कहते हैं सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन अकर फॉलोइंग न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन और न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम, ठीक है। जो ऐसा पेशेंट के जिसकी कोई भी गट से इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके अंदर कौन सा सबसे पहले आपने सस्पेक्ट करना है? पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है। और पोटेशियम आपको प्रेजेंट क्या कर सकता है, कैसे आपको पता चलेगा क्लिनिक? हाँ, पैरालिटिक इलियस हो जाएगी। पैरालिटिक इलियस भी होगी और साथ आपने क्या बताना है? और सर पैरालिटिक, देखें आप वो चीज बताएं कि जो आपकी पहचान है। पैरालिटिक इलियस इज योर नॉट योर प्राइम सेलिंग पॉइंट, ठीक है। सर ECG चेंजेस आएंगे। तो ECG चेंजेस बोले ना, एरिथमियाज यानी कि वही बेसिकली। और क्या चीज होगी? मसल वीकनेस भी हो सकती है, जी सर। ठीक है। और जो है वो यही मतलब लाइक है कि आपने इसका आंसर ये देना है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यूजुअली विल बी रिलेटेड टू एनी एनेस्थेटिक फैक्टर्स होंगे जो आपने फ्लूइड उसको चढ़ा दिया है, आपने उसको नॉर्मल सलाइन दिया है, या आपने उसको अच्छा साल्ट दिया है, या आपने उसको डेक्सट्रोज वाटर दिया है, या आपने उसको इंट्राऑपरेटिवली आपने उसको बहुत ज्यादा डायूरिज कर दिया है, ठीक है, या उसकी कोई भी ऐसी, या आपकी एनेस्थीसिया से रिलेटेड यूजुअली एनेस्थीसिया पेशेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है? लाइक पेशेंट ऑन डायूरेटिक्स, ठीक है, पेशेंट ऑन एनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, यूजुअली एसी इनहिबिटर से क्या होता है जी राबिया? सर एस इनहिबिटर से आपको हाइपरकलीमिया होगा और हो सकता है, और इसके और अलावा जो एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन या जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं या बाइपोलर होते हैं उनमें एक दवाई होती है जिसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे इफेक्ट होता है, वो कौन सी दवाई? तो लिथियम होते हैं। वेरी गुड। लिथियम में क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकलीमिया। अच्छा, और उसके साथ जो है ना आपका लिथियम के बारे में आपको प्रोलॉन्ग QT भी याद होना चाहिए, लिथियम के बारे में आपको ये हाइपोनेट्रीमिया भी होना चाहिए। यूजुअली जो सोडियम है उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट होता है, पोटेशियम और कैल्शियम का हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट होता है। Am I right? तो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स भी होती है ना पेशेंट जो दे रहे होते हैं। हाँ, उनके मतलब देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया ना कि आपको अगर इसके में तह तक पहुंचना है कि या तो आपने कोई एनेस्थीसिया के अंदर आपने यूजुअली आपने अगर डायूरेटिक्स दे दिए हैं या आपने ऐसी दवाइयां दे दी हैं कि जिनकी वजह से कोई ऊपर नीचे हो गया, नहीं तो यूजुअली जो है वो फ्लूइड से रिलेटेड होगा, ठीक है। पेशेंट फैक्टर्स जो हैं उनको कोई क्या पेशेंट जो एडिसन क्राइसिस में होंगे उनके अंदर कौन सा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? सर हाइपरकलीमिया होता है उनके अंदर। हाइपरकलीमिया। और जो कुशिंगाइड्स होते हैं उसके अंदर उनके अंदर सर हाइपोनेट्रीमिया था, हाइपोनेट्रीमिया था। हाइपोनेट्रीमिया होगा या हाइपरनेट्रीमिया होगा? सर मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। स्टीरॉइड का क्या इफेक्ट होता है? स्टीरॉइड सॉल्ट रिटेन करते हैं ना, तो सोडियम एल्डोस्टेरॉन वाला इफेक्ट हो जाएगा ना? जी 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 सर, सॉल्ट सोडियम बढ़ेगा, ठीक है। और अगर सर कोई भी अगर हो रही है पेशेंट को, उसकी हिस्ट्री है या पोस्ट इमीडिएट पोस्ट ऑप में हुई है तो उससे भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। आप उसमें जितने भी सर्जिकल देखें, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये आपसे जरूरी नहीं है कि ये सवाल पूछें, लेकिन एक्चुअली ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त ये सवाल लीस्ट लाइकली है कि कोई पूछा जाए, बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे कोई इस तरह पूछा जाए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आप वहां पे मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं बेसिकली डाइसेक्ट कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पता नहीं कौन सी डाइसेक्शन में कर रहा हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि कार्डिक पेशेंट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है उसके एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की वजह से, कुछ बीमारियों में उनकी पैथोलॉजी की वजह से हो रही है, ठीक है। चाहे वो जो भी ऐसा जो अल्टीमेटली एल्डोस्टेरॉन लाइक इफेक्ट होगा या ADH लाइक इफेक्ट होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन जो स्टीरॉइड है वो एल्डोस्टेरॉन वाली लिस्ट में आएगा। जो ADH है वो स्ट्रेस में भी होता है ना, स्ट्रेस में ADH रिलीज होता है कि नहीं होता? कॉर्टिसोल रिलीज होता है या नहीं होता? जी सर होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली
ओवरलोड हो जाते हैं ना, वो हमारी पाकिस्तान में कम्युनिटी में ये मशहूर है ना, डॉक्टर ने बोतलें लगा लगा के मेरा वजन बढ़ा दिया। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा तो थायराइड सर्जरी होगा। जी ताहिर भाई, मैं पूछूं पैराथायराइड सर्जरी में सर्जिकल रीजन अगर आप। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल देखे वो जी राबिया, पैराथायराइड निकाल दिया है तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या होगा? सर हाइपोकैल्सीमिया और यूजुअली वो 24 to 48 आवर्स के बाद होगा उस बार, लेकिन ये है कि आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पे बेसिकली हम लिबरल डिस्कशन कर रहे हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है जनाब। उसके बाद आपकी थायराइड सर्जरी में बेसिकली पैराथायराइड अलग से भी हो सकता है, लेकिन थायराइड सर्जरी के बाद ये हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल की बात कर ली, जीआईटी की बात कर ली, व्हाट एल्स, टीआरपी। ठीक है, टीआरपी सिंड्रोम, तो टीआरपी सिंड्रोम के अंदर हाइपोनेट्रीमिया, फ्लूइड ओवरलोड, तो दैट इज आल्सो अ कॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पोस्ट ऑपरेटिव। अच्छा, एक खतरनाक तरीन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है पोस्ट ऑपरेटिवली, जो हर हमारी यानी कि एनेस्थीसिया का के डॉक्टर का ब्रेड एंड बटर होता है, हर पेशेंट के अंदर उसका रिस्क फैक्टर निकाल रहे होते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना। ठीक है, तो एनेस्थीसिया देते हुए पेरी ऑपरेटिव पीरियड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं कि हम थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना को के चांसेस को कम कर लें? जी राबिया या आसिम भाई। सर इसमें एक तो हम प्रोफिलैक्सिस ही स्टार्ट कर देते हैं इन पेशेंट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। देखो पहले आपने इसके आंसर, एक सेकंड आपके लिए आंसर में यहाँ से नहीं डायरेक्टली शुरू होगा, डायरेक्ट आप प्रोफिलैक्सिस दे देंगे या पहले आप स्ट्रेटिफाई करेंगे एट रिस्क? जी सर, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के बाद you will chalk out the surgical risk factors, patient related risk factors and anesthesia related risk factors in that particular patient. ठीक है, यस सर। उसके हिसाब से आप करेंगे कि इसको क्या सिर्फ दवाई की, जब आप आगे बताओ क्या क्या चीजें होंगी? क्लास लेने में जी जी सर, क्या दोबारा मतलब आपने पहले स्ट्रेटिफाई कर लिया ना, आपने स्ट्रेटिफाई कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ओल्ड एज का है, उसकी 5 घंटे की सर्जरी होनी है जिसके अंदर फ्लूइड शिफ्ट होना है। ठीक है, और उस पेशेंट को जो है ना वजन उसका जो है ना वो बीएमआई उसका 40 है। ठीक है, तो इसके अंदर पेशेंट रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड, और आपने उसमें जो है वो रीजनल भी आप नहीं लगा रहे या नहीं लगा सकते फॉर एनी रीजन। ठीक है, तो आप पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हो गए ना, तो आपने उसके अंदर आपको मुख्तलिफ फैक्टर्स को आपने करना है। क्या क्या आपके पास होंगे ऑप्शंस कि जिससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं? एंटीकोएगुलेंट्स हो गए, एक तो ये कि आपने सर्जन के साथ डिस्कशन की और आपने मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी, मिनिमम इन्वेसिव एनेस्थीसिया। ठीक है, जी सर। आपने जो इरास के बारे में आपने जो सुबह मुझे मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेजा था ना, इरास वाली बातों को आप बोल सकते हैं। ठीक है जी सर, आपने मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी किया, आपने मिनिमल इन्वेसिव एनेस्थीसिया किया। इफ पॉसिबल यूज ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना। ठीक है, आप उसका हाइड्रेशन स्टेटस आप प्री ऑपरेटिव बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड उसका एनपीओ ना रखें। ठीक है जी सर, आप उसके स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट करने की कोशिश करें। जो इरास में क्या कुछ करते हैं प्री ऑपरेटिवली? सर प्री ऑपरेटिवली इरास में हमारा सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट के साथ जो है डिस्कशन, उसको कॉन्फिडेंस में लेना, उसकी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच के थ्रू हमने इसको प्रोग्राम को लेके चलना है। हमने जो है इसकी एनपीओ का टाइम, मैं थोड़ा सा रश कर गया हूँ इस टॉपिक पे। इरास के बारे में फ्यू वर्ड्स बता दो, व्हाट इज इरास? Sir, IRAS are evidence-based programs. Enhanced recovery after surgery. Enhanced recovery programs are basically, these are evidence-based programs which are applied together on a patient for rapid recovery and decrease in the variation and management, and decrease in the post-operative complication and early resumption of the normal physiology. Early ambulation, ठीक है ना? Early ambulation,
and it is basically for the benefit of the patient and hospital authority as well. पेशेंट्स के जो हमारे एम्स होते हैं वो ये होता है कि पेशेंट को उसकी फिजियोलॉजी जो है वो मिनिमली डिस्टर्ब हो और वो जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी में आके साइकोलॉजिकली भी एंड फिजियोलॉजिकली भी जो है ना रूटीन में आए। और हॉस्पिटल के ये फायदे होते हैं कि उनके टर्नओवर जो है वो बेहतर होता है, वेटिंग लिस्ट कम होती हैं और जो है जो पेशेंट जो है सेटिस्फेक्शन और वो बेहतर होता है। इसमें बेसिकली जो हमारा एम ये है कि पेशेंट को उसकी चेक आउट करते हैं हम इनटू 3 लेवल्स, प्री ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली। प्री ऑपरेटिवली हम उसको प्रिपेयर करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन उसकी असेसमेंट पहले होती है पेशेंट की, जिस असेसमेंट के अंदर हम उसके कॉमोर्बिड्स और जितनी भी डिरेंजमेंट्स हैं फिजियोलॉजिकल उनको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं एज मच एज वी कैन। एंड उसके अलावा जब पेशेंट का जो है जैसे कि एनीमिया बेहतर करेंगे, उसके अलावा इसमें हम जो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, इस्केमिक हार्ट डिजीज, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स जो है उनको ऑप्टिमाइज करेंगे विद इन्वॉल्विंग द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। एंड प्री जो एनपीओ है उसका टाइम कम रखेंगे, पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग 2 आवर्स बिफोर सर्जरी जो है तक दे सकते हैं। उसके अलावा क्लियर फ्लूइड अलाउड अप टिल 2 आवर्स बिफोर सर्जरी। एंड उसके अलावा यही तो प्री ऑपरेटिवली अगर जरूरत है तो हम थ्रोम्बो डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करवा सकते हैं। उसको आप हेपरिन या क्लेक्सेन आप उसको स्टार्ट कर देंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट या हेपरिन, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिवली आपने बता दिया है, डिहाइड्रेशन स्टेटस आपने अच्छा बता दिया है, आपने उसको रीजनल एनेस्थीसिया लगा दिया, आपने कोशिश करना है कि उसकी स्टेसिस ना हो, तो आप उसका वो लगा सकते हैं इलास्टिक स्टॉकिंग। यस सर, वो भी मिलते हैं, एक बूट्स भी होते हैं सर, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा। आप उसकी ऐसी एलिवेशन रखें कि उसकी वीनस रिटर्न इंप्रूव रहे। आप वहां पर पंप होते हैं जो वीनस पंप्स होते हैं जो कि कंप्रेस कर रहे होते हैं और वीनस रिटर्न को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो वो लेटा ही हुआ है, ठीक है ना। तो अगर 6 घंटे की सर्जरी है तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर तो ये इलास्टिक स्टॉकिंग, एंटीकोगुलेंट, मिनिमम इनवेसिव use of regional anesthesia, minimum NPO, avoid dehydration, avoid multimodal analgesia, avoid stress response, ठीक है सर। वो पर हम पोस्ट ऑप नोजिया वॉमिटिंग के लिए भी रिस्क फैक्टर्स को प्री ऑपरेटिवली असेस करके उसको प्रोफिलैक्सिस पहले ही दे देते हैं। ये भी इंट्राऑपरेटिव इलाज का एक पार्ट है। और इसके अलावा जो है ना, एक चीज जो थी कि सर अगर जनरल एनेस्थीसिया देना तो we should use इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर शॉर्ट एंड फास्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक थे, ओपियोइड स्पेयरिंग ड्रग्स थे पेन किलर्स में, और शॉर्ट एक्टिंग एनजी ना डालें, फोलीज ना डालें, ड्रेन्स ना डालें, ठीक है ना। अगर डालें तो जल्दी निकालना है। और पेशेंट को जो है पोस्ट ऑपरेटिवली उसकी जो है उसकी अर्ली रिजम्पशन ऑफ ओरल इनटेक, और उसके अलावा पेन मैनेजमेंट। अगर आप उसको रीजनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटी होगी? सर एपिड्यूरल बेहतर है इसमें। नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं आपको सिखाया मैंने। रीजनल में सर अब क्या चीज मतलब रीजनल में पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप उसमें कौन सी दवाई देंगे? सर उसके अंदर हम दवाई सर ओपियोइड्स बेस्ड रीजनल ओपियोइड बेस्ड करेंगे, और आप ब्यूपेकेन से ज्यादा बेहतर ओपिवाकेन है क्योंकि उसमें मोटर ब्लॉकेट कम होता है। जो कॉन्सेप्ट हाँ मतलब न्यूरेक्सियल से बेहतर है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स, ठीक है ना। आप जैसे मिसाल अच्छा एक और इसी में क्वेश्चन है, इरास के रेफरेंस से, इरास का टॉपिक भी इसी के साथ हो गया है कि इरास के अंदर यूजुअली कौन कौन सी सर्जरीज को टारगेट किया गया है इरास के लिए? सर इसमें जो है लेप्रोस्कोपिक है सर्जरीज है। सबसे पहले ये किसमें किया गया था? सबसे पहले इलेक्ट्रोटमी में ही मेरा ख्याल है,
कोलोरेक्टल सर्जरीज के लिए, कोलोरेक्टल सर्जरीज में और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में, ठीक है। ऑर्थोपेडिक अब जो है वो तकरीबन हर में ऑब्स्टेट्रिक में भी किया जा रहा है, सारे में किया जा रहा है, लेकिन बेसिकली ये कोलोरेक्टल और ऑब्स्टेट्रिक, जैसे आपने मिसाल के तौर पे उसको नी रिप्लेसमेंट कराई है ना, तो नी रिप्लेसमेंट के अंदर इरास प्रोटोकॉल ये कहता है कि एपिड्यूरल ना लगाएं, आप उसको एडक्टर कैनाल ब्लॉक लगाएं जी, उसकी मोटाई और उसकी अर्ली एम्बुलेशन हो, ठीक है। जो आपकी जो कोलोरेक्टल सर्जरीज है उसके अंदर आपने गट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा नहीं की, आपने लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड की, आपने उसके अंदर भी आपने स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट करने के लिए लाइडोकेन इन्फ्यूजन को यूज किया, ना कि आप उसको एपिड्यूरल लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एपिड्यूरल की वजह से एनास्टोमोसिस में भी प्रॉब्लम हो सकती है और एपिड्यूरल की वजह से जो है वो उसकी एम्बुलेशन डिले हो सकती है, ठीक है। आपने उसको अनवांटेड आपने ड्रेन्स नहीं डाली, आपने उसका जो है वो गट, मैंने आपको जैसे बताया गट प्रिपरेशन नहीं की, ऑर्थोपेडिक्स का भी मैंने आपको बता दिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इरास, ठीक है सर। इसके अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इज बहुत लीस्ट समझा जाता है, लेकिन नॉट मेरा ख्याल है कि ये इट्स इम्पोर्टेंट कि पेशेंट की पार्टिसिपेशन जो कि और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। उसके अलावा सर इसके अंदर पेशेंट जब डिस्चार्ज होगा उसको प्रोग्राम बेस्ड यानी डिस्चार्ज क्राइटेरिया बेस्ड डिस्चार्ज करेंगे हम, और डिस्चार्ज करने के बाद अगर उसको अर्ली डिस्चार्ज हुआ है तो उसकी टेलीफोनिक जो है फॉलोअप्स किए जाएं और ऑडिट किया जाए इस प्रोग्राम के बारे में कि इस चीज को पेशेंट को 24 to 48 आवर्स वो कहते हैं कि हम फॉलो करते हैं टू फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द केयर ऑफ द पेशेंट। तो ये मुझे, हालांकि बहुत बिनाइन सी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो इसको हम अचीव नहीं कर सकेंगे इस टास्क को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप जो बता रही थी ना, आपकी करेक्शन के लिए है कि जब आप बता रही है ना तो आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश करें। इकोनॉमिक फैक्टर को इतने डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि वो वेटिंग लाइन, वो ठीक है आप सही बता रही हैं, लेकिन यहाँ पर ही फिर अब आपकी जब लंबी कहानी हो गई ना तो जमाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी सामने वाले बंदे को। समझ आ गई बात? तो आपने उसको अपने साथ इंटरेक्ट रखना है, आपने उसको एक्टिव रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये हमने पोस्ट ऑफ केयर के अंदर मैंने हेड पे लाके इसको फेंक दिया। ये सारी चीजें जो इतनी देर से हम कर रहे थे ना, एक्चुअली ये इरास है। आप ऐसा एनेस्थीसिया दें कि उसको अवेक करके जल्द अज जल्द, इसीलिए जो फ्यूचर है वो डेक्समेडिटोमेडीन का है, जो फ्यूचर है वो ऐसे एनेस्थीसिया का है कि जिसमें मरीज को बिल्कुल आपको लेस इमोबिलाइज करना पड़े, ठीक है ना। इवन वेस्ट के अंदर जो है जो खास तौर पे फ्रांस के जो डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, दे आर ट्राइंग टू अवॉइड ओपियाइड्स, वो ओपियाइड फ्री एनेस्थीसिया की तरफ जा रहे हैं। वो ऐसा एनेस्थीसिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें उनको ओपियाइड्स ना देने पड़े, ठीक है। एंड दे ट्राई टू डू ब्लॉक्स फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी प्रोसीजर। मैं तो हैरान हो गया था जब वो मैंने डिप्लोमा किया था तो उसके अंदर वो आई की जो ENT की सर्जरीज है उनमें भी ब्लॉक लगा रहे हैं। आई में तो खैर लगा ही रहे हैं, मतलब लाइक ये कि वो एनीवेज वो एक अलग दुनिया है। तो ये है जी हमारा टॉपिक जो आज हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है, और इसमें बेसिकली तरतीब में GA, फिर न्यूरोक्सियल, और उसके बाद पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, कंपार्टमेंट ब्लॉक्स को आप सारा बता सकते हैं, जिसमें आपका मेन मोटो क्या है, स्ट्रेस रिस्पांस को आपने ब्लंट किया, आपने NPO बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं किया तो उससे आपके हीमोडायनेमिक रिस्पांस, आपका PONV का रिस्क फैक्टर कम हो गया, आपने ओपियाइड्स को अवॉइड किया या शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड्स या शॉर्ट एक्टिव किए तो आपकी रिकवरी अच्छी हुई। अर्ली एम्बुलेट हुआ तो उसको उसको DVT के चांसेस कम हो गए, उसकी मॉर्बिडिटी कम हो गई। आपने उसको पहले ही प्रिपेयर कर लिया, पहले ही फिल्टर कर लिया, पहले ही मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के जरिए उसको चॉक आउट करके उसके सारे करेक्टेबल फैक्टर्स को आपने टारगेट कर लिया। आपने स्मोकिंग सेसेशन नहीं बोली, स्मोकिंग सेसेशन इज पार्ट ऑफ इट। जी सर, प्री ऑपरेटिव में आपने स्मोकिंग सेसेशन से वो जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर ये आती है, अल्कोहल मॉडरेशन है या अल्कोहल को क्विट करना है, स्मोकिंग को स्टॉप करना है, और इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइजेज हैं, और जो है पेशेंट की जो क्या कहते हैं, ऑल द कॉमोर्बिड शुड बी। अच्छा, अब हम लोगों ने तकरीबन सारी चीजें कर ली हैं। जो रटे वाली चीज है ना, वो एक दो बातें आपको मुझे बताएं कि किन पेशेंट्स में आपको पोस्ट ऑपरेटिव HDU या ICU की जरूरत पड़ती है। सर अ पेशेंट हु इज और बताना चाहेगा? राबिया, कोई सी और को मौका दे देते। एनीवन वांट्स टू टेल?
what are the indications of post operative HDU और ICU admission? जी सर इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट या तो हीमोडायनामिक अनस्टेबल है या फिर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है, उसके अलावा कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देख है। लें आसिम भाई, ये आप इस तरह बताना शुरू करेंगे ना तो आप खुद ही दरमियान में ही ना डुबकियां लगाने लगेंगे। जी सर। आपने पहले से ही देखें, एक है अनएंटिसिपेटेड और एक है एंटिसिपेटेड। अब आपको जरा आसान हो जाएगा ना जवाब देना। जी सर। एंटिसिपेटेड एक तो प्री ऑपरेटिवली, हाँ एंटिसिपेटेड प्री ऑपरेटिवली हमने असेस किया है कि पेशेंट पोस्ट ऑप आईसीयू में जाएगा, ठीक है, अब आप भूलेंगे नहीं ना इस तरह। एक्सट्यूबेटेड। उसके अंदर या तो देखिए एनेस्थीसिया के फैक्टर होंगे या सर्जिकल फैक्टर होंगे पेशेंट के होंगे। अब आप डिवाइड बता दें। ठीक है, बताइए। तो एनेस्थीसिया फैक्टर हो सकते हैं प्रोलॉन्ग सर्जरी जैसे, या फिर जो है वो एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन है जैसे जो एक्सपेक्टेड है, और इसके अलावा सर्जिकल फैक्टर है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, या फिर पेन के इश्यूज हैं, या फिर जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली जैसे कोई सर्जरी है जिसमें हम एक्सट्यूबेट नहीं कर सकते पेशेंट को, अच्छा भाई, वो हो सोचें सकते जरा हैं। सा, आप आंसर इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। जी सर। देखें, पोस्ट ऑपरेटिव ऐसी सर्जरी जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कार्डिक सर्जरी है, वैस्कुलर सर्जरी है, जो मेजर जो है वो आपकी ऐसी सर्जरी है कि जिसके अंदर आपको पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर प्री ऑपरेटिव जो रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स हैं वो बॉर्डर लाइन पे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल माइस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। ऐसा पेशेंट है जिसको कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है। एक पेशेंट है, देखिए ना आप, ये तो आप तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप तो ये सोच सकते हैं ना कि ऐसी सर्जरी जिसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल ऐसी सब पेशेंट है जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमा की सर्जरी है, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ना। तो ऐसे पेशेंट को आप एचडीयू या आईसीयू, आप आगे उसको फिल्टर कर सकते हैं कि आप उसको आईसीयू में भेजेंगे या उसको एचडीयू में भेजेंगे, लेकिन बेसिकली कि उसके अंदर pre-operatively you will be anticipating according to anything in which post-operative hemodynamic, respiratory, endocrine, metabolic, आपके ये मैं आपको इसमें आंसर में देने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में रिवाइज कर लें। जब आप बोलें सोचेंगे तो फिर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो है वो हीमोडायनेमिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो आप 5-6 लिस्टें बता देंगे। या उसको पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन की ज़रूरत है, या उसको पोस्ट ऑपरेटिव आपने उसका एनास्टोमोसिस किया है, अब आप उसको चाहते हैं कि उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़रूरत हो, ठीक है ना। आपने कार्डिक सर्जरी की है तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि उसके अंदर उसको हाई केयर की ज़रूरत है, ठीक है, या वो पेशेंट वेंटिलेटेड है। तो ये बेसिकली एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये इसका आंसर कोई, आप इसमें कुछ भी बता सकते हैं, जो आप बता रहे थे वो भी ठीक है। और दूसरी है अनएंटिसिपेटेड। जो अनएंटिसिपेटेड है उसके अंदर आप बता सकते हैं कि पेशेंट, कोई भी पेशेंट जिसमें आप नहीं एंटिसिपेट कर रहे थे, आपने प्री ऑपरेटिवली अरेंज नहीं किया, लेकिन अब उसको पोस्ट ऑपरेटिवली अनएक्सपेक्टेडली कोई इवेंट हो गया है, तो अब उसको पोस्ट ऑपरेटिवली वन ऑर्गन सपोर्ट की या मोर देन वन ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत है। तो ऑन द बेसिस आप या उसको एचडीयू भेजेंगे अगर वन ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत है, अगर उसको मोर देन वन ऑर्गन सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को नॉरएपिनेफ्रीन चल रही है, तो आप उसको भेज सकते हैं एचडीयू में। लेकिन अगर उस पेशेंट को नॉरएपिनेफ्रीन भी चल रही है और उसको पोस्ट ऑपरेटिव डायलिसिस की भी जरूरत है, तो अब आप उसको एचडीयू में नहीं भेजेंगे, अब आप उसको आईसीयू में भेजेंगे, ठीक है। या सिंगल अगर उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत हो तब भी आप उसको आईसीयू में भेजेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये आपको वाईवे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एचडीयू एंड आईसीयू, ठीक है। और उसके अंदर आपकी कोई अनफोर्सीन प्रॉब्लम हो सकती है, या वो एक्सट्यूबेशन के वक्त, जैसे इसकी क्या इंडिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा आपने नर्व इंजरी हो गई है थायराइड्स की, और अब उसको जो है वो एक्सट्यूबेशन में आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है ना, आप उसको एक्सट्यूबेट नहीं कर पा रहे। आपने कोई दवाई दी थी, उसका एनाफिलैक्सिस हो गया था, अब उसको पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू की ज़रूरत है। आपने एक्सट्यूबेशन के वक्त उसको लैरिंगोस्पैज्म हो गया, अब उसको नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो गया, अब आप उसको आईसीयू में भेज दें। इस तरह तो आप बेतहाशा बोल सकते हैं, लेकिन बेसिक आप अपने दिमाग के अंदर फिल्टर क्या रखें, रेस्पिरेटरी, कार्डिक, न्यूरोलॉजिकल, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक, ये 4-5 होते हैं जिनकी वजह से आपको करना पड़ता है। और आपके अपने दिमाग के अंदर ये फिल्टर चल रहा हो, पेशेंट रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, उसके बाद ना वो एल्ड्रीड स्कोर जो मुझे कभी याद नहीं होता, और
जो पैड्स है, पोस्ट एनेस्थीसिया डिस्चार्ज स्कोर, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरा ख्याल है हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, 12 बज गए पाकिस्तान में। तो बेसिकली ये है कि वो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं ओपन छोड़े जा रहा हूँ, अभी तक मुझे उसका क्लियर आंसर नहीं मिल पता। अगर आप लोगों में से कल किसी ने मेरे से सवाल पूछा था एंड अनएबल टू गिव एन अप्रोप्रिएट आंसर, वो क्वेश्चन ये है कि आप पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट को एनपीओ क्यों रखते हैं? व्हाट इज द रैशनल ऑफ कीपिंग पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव एनपीओ? जी, एनीवन? सर ये इसके पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग को करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ओके फाइन, एक रीजन हो गई। और आपने और पेशेंट इसके अलावा देखिए, आपने पेशेंट को स्पाइनल लगाया था, उसको आपने कोई सेडेटिव यूज नहीं किया, अब आप उसको पोस्ट ऑपरेटिवली उसको तो नोजिया वॉमिटिंग होने के चांसेस तो नहीं है? तो लेकिन सर नहीं, चांसेस है लेकिन कम है। ओके फाइन, उसमें ये होता है कि अगर आपने ओपियाइड दिया है उसको, नहीं दिया ना, आपने नहीं दिया ओपियाइड उसको, ठीक है, एक आपने इसकी ओपियाइड रीजन नहीं है। दिया। आपको ये अभी जब मैं डिस्कस कर रहा था ना, तो एक इसकी रीजन है, वो क्या है रीजन, सोचो जरा। उसकी रीजन हाइपोटेंशन वगैरह हो सकती है, क्योंकि जब हाइपोटेंशन हो रही है तो फिर भी पेशेंट नॉजिएटेड फील कर रहा होता है। ओके, अगर और पेशेंट अपना एयरवे, अगर उसको पोस्ट ऑपरेटिवली उसकी अभी उसके लिम्स की मूवमेंट नहीं आई है, तो क्या वो पूरी तरह करवट ले सकता है आराम से? नहीं, एग्जैक्टली वो जो है ना, वो बैठ नहीं सकता। पार्शियली उसका एयरवे इज नॉट 100% प्रोटेक्टेड। एग्जैक्टली। और अगर कोई गट वगैरह की कोई सर्जरी हुई है तो उसमें हमें पैरालिटिक इलियस वगैरह का खतरा ज्यादा होता है, तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि अगर गट दोबारा से फंक्शनल हो गई है तो उसके साथ फिर उस पे एनपीओ ब्रेक करें, जो कि सर्जरी का काम है अपनी। मतलब उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी गट साउंड्स देखेंगे और फिर आप उसको एनपीओ ब्रेक करेंगे, और आप उसका ग्रेजुअली ओरल इनटेक शुरू वो वाटर से करेंगे और उसको ग्रेजुअली लेके जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि उसका ज्यादा प्रोलॉन्ग एनपीओ नहीं होना चाहिए। क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं सर, असल में हमारे पास इतनी देर की हम कहानी करके एक्चुअली बात ये है कि ये मुझे इसका कन्विंसिंग 100%, ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, जी आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड एक्चुअली, ठीक है? तो इसको अगर आप सब लोगों के लिए ओपन फोरम है ये क्वेश्चन, क्योंकि जिसने पूछा था उसने जब मुझसे पूछा था तो आई वाज नॉट एबल टू, मैं अपने आप को भी 100% कन्विंस नहीं था कि जीए के बाद तो चलो ये सारी चीजें आपने रेजिडुअल इफेक्ट है, आप कहते हैं पूरी तरह हो जाए। गट की अगर सर्जरी, अगर ऑर्थोपेडिक की सर्जरी हुई है उसकी और आपने उसको रीजनल ब्लॉक लगाया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आपको उसको एनपीओ रखने की क्या जरूरत है? मतलब बेसिकली देयर शुड बी अ कन्विंसिंग आंसर व्हिच आई डोंट हैव। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ सर्जरीज में रखने की जरूरत है, कुछ में नहीं है। जी राबिया, आप बताएं, आप क्या कह रही हैं? हाँ, तो इसमें यही ओपिनियन है कि सर सर्जिकल स्ट्रेस इज देयर ना, वो तो वहीं पे है ना, ठीक है हमने उसको सिंपैथेटिक ब्लॉक किया, लेकिन सर्जरी का एक अपना स्ट्रेस है। सर्जिकल स्ट्रेस तो 72 घंटे तक रहेगा, सर्जिकल स्ट्रेस तो उसको रहेगा, तो उसको आप एनपीओ क्या के अंदर ना हमारे कंपोनेंट्स क्या है? हमारे कंपोनेंट्स है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन, हार्मोनल इंबैलेंस, इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोमॉड्यूलेशन, यानी और उसके अलावा हेमेटोलॉजिकल डिरेंजमेंट्स, ये सारी मिलके होती हैं। तो जो हम मुझे ये लगता है कि रीजनल के अंदर हम सिंपैथेटिक ब्लॉक करते हैं, तो सिंपैथेटिक ब्लॉक करने से कंपैरेटिवली जो सिंपैथेटिक रिस्पांस है ना वो कम होता है। उसके अलावा कॉग्निशन जो है वो डिरेंजमेंट वो भी कंपैरेटिवली कम होती है। उसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा मुझे नहीं लगता कि रीजनल से कुछ फर्क पड़ता होगा। शो मी द एविडेंस, शो मी द एविडेंस, मुझे एविडेंस चाहिए, मुझे कहीं से कोई सोर्स दे दो, मुझे नहीं समझ आया इसका आंसर। मैं 4 आर्टिकल्स पढ़ दी, तो फिलहाल तो यही है कि मुझे कंपैरेटिवली ना स्ट्रेस कम होता है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होता। पता लगा है कि फर्स्ट ईयर रेजिडेंट अगर आपसे सवाल पूछे और आपको अगर उसका जवाब ना आता हो ना तो आपको कितनी शर्मिंदगी होती है, अब पता लगा। सर स्टडी चल रही है, शर्मिंदगी बिल्कुल होती है, लेकिन कुछ चीजों के जवाब को अगर ढूंढने में लगे ना जल्दी मिल जाए तो फिर स्टडी कैसे चलेगी? तो देखें मैं तो देखें इसी कॉज के लिए बैठा हुआ हूँ, आप लोगों से जो मैं बात करता हूँ, मेरा मकसद आप लोगों को रटे रटाए तोता नहीं बनाना भाई, मैं आप लोगों को थिंकिंग प्रोसेस को करना चाहता हूँ। और देखें जो लोग आप तो देखो एग्जाम के उस पे वर्च पे हो, आपका तो इशू बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे लिए तो जैनब
जो आप बिल्कुल भी नहीं बोलती है, मेरे लिए जैनब सबसे स्पेशल है, जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है, ठीक है। लिख तो रही होती है, वो लिख जैनब रही बस होती है। वो कहानियां सुना रही होती है, वो उसके मतलब लाइक ये मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को जो मैसेज, जो भी ये मेरी बात सुन रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है अपने आप को किताब तक महदूद ना रखें, अपने आप को, अपनी सोच को इस्तेमाल करें, आपको सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल रह गए हैं डीएसयू से रिलेटेड, वो मतलब लाइक ये कि डे सर्जरी में यही बातें हैं इसके अंदर, ये कि अपर लिम्ब के अगर आपने ब्लॉक लगाए हैं तो आप उसको लिम्ब को प्रोटेक्ट करके भेज सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं या नहीं, यानी कि आपने उसको लगाया है ब्लॉक, उसको ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। अब आपने उसको, उसकी सर्जरी हो गई है, क्या इसको डे सर्जरी के तौर पे अभी उसके लिम्ब की मूवमेंट वापस नहीं है, आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं या नहीं? सर विद इंस्ट्रक्शन डिस्चार्ज कर सकते हैं कि अप टिल दिस टाइम इफ यू डोंट गेट द मूवमेंट और रिजम्पशन ऑफ द ब्लॉक, अगर नहीं हो तो आप कांटेक्ट विद हुम एंड व्हेन। अगर आपने लोअर लिम्ब का लगाया है तो आपकी लिम्ब की मूवमेंट जरूरी है, ये लोअर लिम्ब का लगाया है तो उसका यूरिन पास करना जरूरी है, ठीक है। जब तक वो यूरिन पास नहीं करेगा तब तक आप उसको नहीं डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वो पैड्स और वो रट्टा मार लें आप लोग, वो आपको पता होना चाहिए, वो पूछा जा सकता है। पोस्ट एनेस्थीसिया डिस्चार्ज स्कोरिंग सिस्टम, एक है कि आपने रिकवरी यूनिट से पैकू से आपने वार्ड में भेजा, और एक है कि आपने फिर मतलब लाइक ये कि क्या होता है, एक आपने जो रिकवरी की है और एक आपने फिर उसको डिस्चार्ज किया है, ठीक है। तो एनीवेज जी, इंशाल्लाह फिर कल कोई नया टॉपिक करेंगे। इस तमाम डिस्कशन पे अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। नसीम, आप जब आपसे मैं सवाल पूछने लगा तो आप ऑफलाइन हो गए थे। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? जी, ये जो हम लोगों ने आज टॉपिक डिस्कस किया है ना, ये टॉपिक जो है ना, ये एक ऐसा समझ लीजिए आपके, ये जब आप वाइवा देंगे इंशाल्लाह, या आप एमसीक्यू को सोचें जरा बैठ के, ये पता नहीं कितने टॉपिक्स के से रिलेटेड बातें हमने डिस्कस की, ठीक है। कहाँ से हम लोगों ने हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस की बातें जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले की थी, उसको मैंने आज थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया क्योंकि हम वो पहले कर चुके हैं बहुत डिटेल से, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, लेकिन वो भी साथ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन का हिस्सा है, ठीक है ना। बाकी हीमोडायनेमिक पे आ गए, यूरिनरी रिटेंशन आ गई, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, इनकम्प्लीट रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हो गया, और उसके बाद कैसे हमने अप्रोच करना है, कैसे ट्रीट करना है, हर क्वेश्चन के आंसर में एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, कॉल फॉर हेल्प, रिससिटेशन, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड। और उसके साथ जो है वो आप देखेंगे एसोसिएटेड सिम्टम, किसी भी एक कॉम्प्लिकेशन के साथ आप एसोसिएटेड दूसरे सिम्टम्स को देखें, और उसके बाद आपने कोई चीज़ अगर स्टॉप करनी है तो स्टॉप कर दें, और उसके बाद जो है आप सपोर्टिव होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कॉज को रूल आउट करते जाएंगे और आप उसकी मैनेजमेंट करते जाएंगे, ठीक है जी। ओके जी एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट। सर कल कौन सा टॉपिक है? चलो अभी सोचता हूँ मैं, अभी कोई टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। आई विल शेयर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू ओके जी एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू।